हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट और हैप्पी बर्थडे। फिर देखेंगे एक मनोरंजक कहानी, हमारा विशाल आम का पेड़। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था।
खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें। या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। Hello friends, your friend Brisky here. Now we will explore how to express happiness properly when you know it. Let us listen to the rhyme. If you're happy or glad, have a smile. If you're happy or glad, have a smile. If you're happy or glad, make it last for a while. If you're happy or glad, have a smile. Happy or glad, have a smile. If you're happy or glad, have a smile. If you're happy or glad, make it last for a while. If you're happy or glad, have a smile. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're sad about a fight and need it to end. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're sad about a fight and need it to end. If you're sad about a fight, talk to friends. If you're angry about something, calm down. If you're angry about something, calm down. If you're angry about something, don't have a frown. If you're angry about something, calm down. If you're angry about something, calm down. If you're angry about something, calm down. If you're angry about something, don't have a frown. If you're angry about something, calm down. If you are very shy, just say hi. If you are very shy, just say hi. If you are very shy, don't start to cry. If you are very shy, just say hi. If you are very shy, just say hi. If you are very shy, just say hi. If you are very shy, don't start to cry. If you are very
If you are very tired, get some rest. If you are very tired, get some rest. If you are very tired, then rest is the best. If you are very tired, get some rest. If you are very tired, get some rest. If you are very tired, get some rest. If you are very tired, then rest is the best. If you are very tired, get some rest. If you did something bad, say sorry. If you did something bad, say sorry. If you did something bad and feel so much worry, if you did something bad, say sorry. If you did something bad, say sorry. If you did something bad, say sorry. If you did something bad and feel so much worry, if you did something bad, say sorry. Hello children, Bouncy is back. Let us explore the various feelings and emotions on various occasions in life. Look at the picture on your screens. Everyone in the picture is having fun. What do you think is happening here? Yes, this is the picture of a birthday party celebration. How do you think the children in the picture are feeling? They are feeling happy. How do you know that they are happy? We know they are happy because they are all smiling or laughing. We all smile or laugh when we are happy. List all the things that make you happy. Let me now tell you a story. Ameya is a little girl whose birthday is just a week away. She wants to invite all her friends for a birthday party. Her parents have planned it all out. There is going to be a yummy cake, balloons and loads of games. It is fun planning for a party, isn't it? How do you think Ameya and her parents feel while planning it? Choose the most appropriate pictures. Yes, Ameya and her parents are very excited and happy. Let's see what happens at the party. Finally, it is the morning on the day of Ameya's birthday. But wait, something is wrong. The oven is not working. How will Ameya's mother bake the birthday cake? Can you guess how she is feeling? Answer by choosing one or more of the pictures seen here. Yes, Ameya's mother is worried about baking the cake. List all the things that worry you. Ameya's father just saved the day. He bought a delicious cake from the bakery. Just before the party, Ameya's friend Sheba calls up to say that she is sick and will not be able to come to the party. How do you think Ameya feels at this point? Ameya is very sad and disappointed. She really wanted Sheba to come to her party. List all the things that make you sad. Uh-oh, one of the children has broken Ameya's toy. How does Ameya feel about it? Ameya is angry. Her toy has been broken. But she realizes that she has got a lot of new toys as gifts. So, one broken toy doesn't matter. List all the things that make you angry.
And so, Ameya celebrates her birthday with great joy. That night, just before Ameya's bedtime, the doorbell rings. It was Ameya's friend Sheba. She was feeling better and wanted to wish Ameya. So, she came to her house to see her. How do you think Ameya felt when she saw Sheba? Ameya was surprised and happy that her friend came over on her birthday. List all the things that surprise you. Do you see the screen? Look at each picture and identify the feeling associated with it. Draw a face that shows the feeling like the one you see here. Get going! So you see, we all can't be happy all the time. Sometimes we feel angry, sad, or disappointed. But this is all a part of life. So don't give up. Find a way to be happy again. Telekovic ka na rin. Yan na. Alam. हमारा विशाल आम का पेड़। मीनू, यह आम बड़ा रसीला है। हाँ चीनू, यह आम का पेड़ भी बड़ा है। मुझे यहाँ खेलना अच्छा लगता है। सब लोग इधर आओ, मैं तुम्हें इस विशाल आम के पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यह विशाल वृक्ष एक घर भी है अनेक पक्षियों का और कुछ पशुओं का भी।
यह विशाल वृक्ष कभी एक नन्हा पौधा था। ओह, यह नन्हा पौधा इतना विशाल वृक्ष कैसे बन गया? एक दिन जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था, बहुत तेज हवा चली। वह हवा बीज लेकर आई। वह बीज मिट्टी में दब गया। कुछ समय बाद मैंने एक नन्हा पौधा निकलते देखा। क्या तुम जानते हो कि नन्हे पौधे के मित्र कौन थे? आप बंदर चाचा? हाँ, मैं तो सबका मित्र हूँ ही। उसकी मित्र हवा थी, और वर्षा, और सूर्य। इन्होंने बीज से पौधा बनने में बीज की मदद की। इन्होंने पौधा बनने में मदद कैसे की? हवा ने सांस लेने में पौधे की मदद की। वर्षा और सूर्य ने पौधे को बढ़ने में मदद की। पौधा बड़ा होने लगा, इसमें टहनियां आने लगी। बस यह पौधा विशाल और मजबूत वृक्ष बन गया, जिसमें अनेक हरे पत्ते हैं। चीनू, इधर आओ, इस पत्ते को पकड़ो। चाचा, इसके बाद क्या हुआ? इस पर नन्हे फूल आने लगे। फिर छोटे हरे फलों से पूरे वृक्ष की टहनियां लद गई। धीरे धीरे फल बड़ा हुआ। पहले फल छोटे थे, और फिर वे धीरे धीरे पके पीले आम बन गए। और अब हमारे सामने है यह विशाल आम का पेड़। हाँ, अब यह एक सुखद स्थान है, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, और उन लोगों के लिए जो सूरज की गर्मी में थक जाते हैं। यह छाया देता है। यह पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों को भोजन व रहने की सुविधा देता है। धन्यवाद चाचा, आपकी कहानी बहुत बढ़िया थी। चाचा, आज हमने बहुत से नए शब्द सीखे। कौन से शब्द? जरा मुझे बताओ। जरूर चाचा। घोंसला, वर्षा, हवा, सूर्य, टहनियां, बीज, पत्ते, पौधे, वृक्ष। बहुत अच्छे। आओ अब शब्दों से एक खेल खेलें। शब्दों से खेल? बहुत मजा आएगा। हम कैसे खेलेंगे? सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो।
वृक्ष हमें देते हैं फल, पुस्तकें। वृक्ष हमें देते हैं फल, वृक्ष हमें देते हैं छाया, गर्मी। वृक्ष हमें देते हैं छाया, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय, मिठाइयाँ, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय। वृक्षों का मित्र है सूर्य, नन्हा खरगोश, वृक्षों का मित्र है सूर्य। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल बनता है। घर, वृक्ष। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल वृक्ष बनता है। वृक्ष हमें देते हैं फल, वृक्ष हमें देते हैं छाया, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय। वृक्ष का मित्र है सूर्य। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल वृक्ष बनता है। बंदर चाचा, ये तो मजेदार है। क्या हम एक खेल और खेलें? अच्छा, अब हम वृक्षों पर पाई जाने वाली चीजों की चारों ओर वृत्त बनाएंगे। उल्लू, पुस्तकें, बंदर, पक्षी, पत्ते, फ्रॉग, इल्ली या कैटरपिलर। बंदर चाचा, हमें वृक्ष पर मिलते हैं उल्लू, बंदर, पक्षी, पत्ते और इल्ली या कैटरपिलर। बहुत बढ़िया चीनू,
तुमने ठीक कहा। अच्छा, अब आखिरी खेल में मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम कोशिश करना। यह एक आम है, यह एक पीला आम है, यह एक बंदर है, यह एक छोटा बंदर है, यह एक वृक्ष है, यह एक विशाल वृक्ष है, यह एक पौधा है, यह एक नन्हा पौधा है। बच्चों, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। आपने ठीक कहा। धन्यवाद, आज हमें आपके साथ बहुत मजा आया। प्रश्नोत्तर। पेड़ पर कौन सा फल लगा था? आम। मादा पक्षी क्या कर रही थी? अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। पौधे के मित्र कौन हैं? सूर्य, हवा और वर्षा। बच्चे क्या कर रहे थे? झूल रहे थे। क्या आपके घर के निकट वृक्ष है? क्या अपने घर के पास लगे वृक्षों के नाम बताओगे? फल देने वाले कुछ वृक्षों के नाम बताओ। जामुन, सेब, केला, संतरा, अमरूद, और नारियल का पेड़। क्या तुम मेरे साथ इन्हें मिलाओगे? फल, फल, टहनी, टहनी,
वृक्ष, वृक्ष, पत्ता, पत्ता, झूला, झूला, फल, टहनी, वृक्ष, पत्ता, झूला, फिर मिलेंगे, अलविदा। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं।
ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं ज़ेब्रा के इंक्लोजर की ओर। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है।
इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ज़ेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है। वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़ेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है तो दूसरे ज़ेब्रा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिग-जैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। पटना जू में ज़ेब्रा 2006-07 से है और वर्तमान में अभी हमारे पास 2 ज़ेब्रा हैं, एक नर तथा एक मादा। और जो फीमेल ज़ेब्रा है इसे लास्ट ईयर अलीपुर जू से कलकत्ता से लाया गया था और हमारा प्रयास है कि इनमें भी प्रजनन करवाकर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जब हम ज़ेब्रा की बात करते हैं तो इसके बारे में बताना लाजमी होगा कि ज़ेब्रा एक एक्जोटिक एनिमल है, अर्थात ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो अफ्रीका है। पटना जू में जो ज़ेब्रा हैं इनके लिए काफ़ी बड़ा इनक्लोजर बनाया गया है। इसके अलावा 2 इनका नाइट हाउस भी है जो इनके में इन्हें खाना देने तथा शेड में बारिश वगैरह में छिपने के लिए जगह प्रदान करता है। ये ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं तथा बालू और उस तरह के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें बरसात और जो ह्यूमिड एरिया है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पटना के जो जू इनक्लोजर है इसको उसी ढंग से नेचुरलिस्टिक बनाया जाता है। इसके मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो बालू का रेगुलर चेंज करते हैं तथा चूना इत्यादि का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इनमें फ्ली या अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। मादा ज़ेब्रा 3 वर्ष में और नर ज़ेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ज़ेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम हैं। ज़ेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेटकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं।
झुंड में चलते हुए नर ज़ेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा ज़ेब्रा चलती हैं। नर ज़ेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।